हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास एनालिसिस। और दोस्तों, आज हम अधिगम अक्षमता यानी कि दोस्तों अधिगम लर्निंग डिसऑर्डर के बारे में पढ़ेंगे कि बच्चों को पढ़ने के दौरान जो है क्या क्या समस्याएं आती है, क्या क्या कठिनाई आती है, जो कि आपके सीटेट एग्ज़ाम में अक्सर इससे एक दो प्रश्न जो है देखने को मिलते हैं, है ना। तो इसके बारे में आज हम कंप्लीट जानेंगे कि कौन कौन सी जो है अधिगम संबंधी अक्षमताएं होती है। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब सपोर्ट जरूर से करिएगा। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि अधिगम अक्षमता या फिर अधिगम जो विकृति है ये क्या होता है ना, इसका अर्थ क्या है। तो बच्चों को जो है पढ़ने या फिर उनको समझने में जो परेशानी होती है, इसको हम साधारण शब्दों में अधिगम अक्षमता कह सकते हैं, है ना भाई। जैसे कि बच्चों को भाषा संबंधित पढ़ने में, है ना, कोई भाषा हो गया, किसी लैंग्वेज को समझने में या फिर लिखने में, है ना, या फिर उनको गणित जैसे सवालों को सॉल्व करने में जो परेशानियां आती हैं, इसको हम अधिगम अक्षमता कह सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन कौन सी अधिगम संबंधी अक्षमताएं होती है। तो यहाँ पे आपका पहला जो अधिगम संबंधी अक्षमता है वो आपका पठन वैफल्य विकृति है ना। पठन यानी कि पढ़ने संबंधित, जो कि आपका रीडिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है ना। इसके अंतर्गत क्या है कि पहला है आपका डिसलेक्सिया, है ना। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है ना, तो इसको याद रखिए, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया जो होती है ये पठन है ना, यहाँ पे टाइप जो है गलत हो गया है, तो यहाँ पे आप याद रखिएगा पठन। पठन या वर्तनी में समस्या होती है। किसमें होती है? पढ़ने में या फिर वर्तनी लिखने संबंधित जो है स्पेलिंग में समस्याएं आने लगती है, उसको हम डिसलेक्सिया के अंतर्गत रखते हैं। तो डिसलेक्सिया में क्या रखा जाता है? डिसलेक्सिया में बच्चों को पठन या फिर वर्तनी स्पेलिंग संबंधित लिखने में समस्याएं होती है। इसे और प्रश्न में पूछा जाता है कि एक विशिष्ट अधिगम निषक्तता का उदाहरण क्या है ना। तो याद रखिएगा, विशिष्ट अधिगम निषक्तता का उदाहरण अगर पूछा जाए तो उसे हम डिसलेक्सिया के अंतर्गत रखते हैं ना। विशिष्ट अधिगम अक्षमता का उदाहरण अगर आपसे पूछा जाए तो याद रखिएगा, डिसलेक्सिया को हम विशिष्ट अधिगम निषक्तता कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल इसका देख सकते हैं डिसलेक्सिया का, कि राम जो है 61 के स्थान पर 16 लिखता है ना। राम क्या है? एक बच्चा है, स्टूडेंट है, जो 61 के स्थान पर क्या लिख देता है? 16 लिख देता है। और बी और डी में क्या है? अक्षरों में अक्सर भ्रमित रहता है ना। बच्चे को कंफ्यूजन रहती है कि बी और डी को वो किस तरह से समझे। तो ये इसका उदाहरण हो जाएगा किसका? आपका डिसलेक्सिया का, है ना। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं ना। ये सीटेट एग्जाम में पूछा गया है और जो है अभी आपके आने वाले एग्जाम में जरूर से पूछा जा सकता है, तो इस पॉइंट को आप जरूर याद रखिएगा। अगला जो है आपका यहाँ पे पठन संबंधी वैफल्यता जो है एलेक्सिया, है ना। एलेक्सिया क्या है? ये भी आपके पठन संबंधित अक्षमता है ना, जिसमें मुख्य रूप से सीखने में अक्षमता होती है। क्या है? बच्चों को क्या है, इसमें सीखने संबंधित क्या होती है? अक्षमता होने लगती है। अगला जो आपका यहाँ पे जो अक्षमता है वो हो गया आपका हाइपरलेक्सिया। हाइपरलेक्सिया क्या है? इसके अंतर्गत जो है बच्चों में शब्द या वाक्यों का अवबोध ना होना, है ना। बच्चों को क्या है, शब्द और वाक्य को क्या है, उनको समझने में उन बच्चों को क्या होती है? परेशानी होती है। तो उसे हम क्या कहेंगे? हाइपरलेक्सिया। तो हाइपरलेक्सिया में क्या कहलाएगा आपका? बच्चों को शब्द या वाक्यों को समझने में क्या है? परेशानी होती है, कठिनाई होती है। तो यहाँ पे आप इस पॉइंट को याद रखिएगा, हाइपरलेक्सिया भी आपका यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अगला जो है आपका यहाँ पे लेखन संबंधी विकृति या फिर अक्षमता, है ना। राइटिंग संबंधी जो है आपका अक्षमता देखते हैं। तो यहाँ पे राइटिंग संबंधी यानी कि लिखने संबंधी जो अक्षमता है, उसमें आपके पहले जो है डिसग्राफिया, है ना। डिसग्राफिया क्या है? आपका लेखन विकृति, है ना। डिसग्राफिया आप याद रख सकते हैं। डिसग्राफिया यानी कि ग्राफ संबंधित है। तो ग्राफ क्या है? लिख कर ही आप बना सकते हैं ना। तो लेखन विकृति, लिखने में क्या है, उनको परेशानी होती है, बच्चों को लेखन संबंधित परेशानी, उसे हम डिसग्राफिया
लिखते समय स्वयं से बातें करना, है ना। आपने देखा होगा कि आप अगर स्कूल में पढ़ाए होंगे तो आपने देखा होगा कि बच्चे जो है लिखते समय स्वयं से बातें करने लगते हैं ना, स्वयं से बात कर करके लिखने लगते हैं, या फिर लिखने में उनकी अशुद्धि होगी, अनियमित आकार वाले अक्षर लिखना, है ना। बच्चे क्या है, टेढ़े मेढ़े तरीके से क्या है अक्षर को बनाते हैं, तो वो सब आपकी किस में आएंगे, डिसग्राफिया यानी कि लिखने संबंधित विकृति जितने भी होगी आपके एग्जाम में। अगर लिखने से संबंधित कोई भी विकृति पूछा जाए तो आप डिसग्राफिया को जरूर से टिक करिएगा, है ना। तो यहाँ पे आपका डिसग्राफिया पॉइंट को याद रखिएगा। और अगर इसके उपचार की बात करें तो डिसग्राफिया को आप किस तरीके से ठीक कर सकते हैं, तो बच्चों को अधिक से अधिक क्या है, राइटिंग प्रैक्टिस करा के, है ना, लेखन का अभ्यास करा करके बच्चों की जो विकृत या फिर अनियमित आकार वाले अक्षर को लिखना या लेखन में जो परेशानी हो रही है उसको हम दूर कर सकते हैं। अगला जो आपका यहाँ पे लेखन संबंधी जो अक्षमता है वो है आपका डिस्प्रेक्सिया, है ना। क्या है आपका, डिस्प्रेक्सिया। इसमें क्या है, बच्चों को लिखने व चित्रांकन में कठिनाई होती है। क्या है, लिखने या फिर जो है चित्रांकन में कठिनाई महसूस होती है, जैसे कि सूक्ष्म व स्थूल गामक योग्यता इस कठिनाई के अंतर्गत आती है ना। तो याद रखिएगा डिस्प्रेक्सिया जो है इसमें बच्चों को लिखने व चित्रांकन संबंधित यानी कि चित्र संबंधित कठिनाई जो है उनको देखने को मिलती है। अगला जो यहाँ पे आपका लेखन संबंधित जो विकृति है वो है आपका यहाँ पे अप्रेक्सिया। अप्रेक्सिया में आपके आते हैं कि बच्चों को हाथ और आंखों में समन्वय स्थापित नहीं कर पाते हैं ना। बच्चे क्या है, हाथ और जो उनके आंख होते हैं उनमें अच्छे तरीके से तालमेल नहीं बैठा पाते हैं ना, जिसके कारण क्या है, उनके जो शारीरिक विकार है ना, ये शारीरिक विकार के कारण होती है। तो याद रखिएगा कि अप्रेक्सिया जो होते हैं वो बच्चों में हाथ व आंखों में समन्वय जो है अच्छे तरीका से स्थापित नहीं कर पाते हैं ना। ये जो है एक तरह से आपके तंत्रिका संबंधित विकार होते हैं। कैसे है, तंत्रिका संबंधी जो होते हैं विकार, है ना, तंत्रिका संबंधी विकार है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। अगर आपके प्रश्न में पूछा जाए एग्जाम में कि तंत्रिका संबंधी तो विकार कौन सा है और उसमें आपका अप्रेक्सिया ऑप्शन दिया हो तो इसे आप जरूर से ध्यान में रखिएगा। अगला जो है आपका यहाँ पे लेखन संबंधी जो विकार है वो आपका यहाँ पे है अग्रेफिया, है ना, अग्रेफिया। इसमें क्या है, बालक द्वितीय भाषा यानी कि जो सेकंड लैंग्वेज है के प्रति अक्षरता प्रदर्शित करता है ना। जो सेकंड लैंग्वेज है उसके प्रति क्या है, अक्षरता, यानी कि सेकंड लैंग्वेज को उसे समझने में उन्हें तालमेल बिठाने में क्या है, उनको कठिनाई होती है ना। भाई बच्चे जो है अपने घर के भाषा में, घर में जो भाषा इस्तेमाल की जाती है उसके साथ वो अच्छे तरीके से ढल जाते हैं। जब वो स्कूल में जाते हैं और जब वो दूसरे लैंग्वेज को उनका सामना होता है तो उन्हें क्या है, उनको समझने में कठिनाई होती है ना। तो इसे हम क्या कहेंगे, अग्रेफिया, है ना। ये क्या हो जाएगा, अग्रेफिया, है ना, अग्रेफिया कहते हैं। तो इसको आप याद रखिएगा। बच्चे जो है इसमें सेकंड लैंग्वेज में अच्छे से तालमेल नहीं बिठा पाते हैं ना, उनको समझने में क्या है, थोड़ी परेशानी होती है। अगला देखते हैं। अगला जो है आपका यहाँ पे गणित संबंधित विकृति, है ना। गणित यानी कि मैथमेटिकल संबंधित जो विकृति है, जो समस्याएं हैं वो बच्चों में, उसे हम किस नाम से जानते हैं ना। तो यहाँ पे आपका है पहला डिसकैलकुलिया, है ना। ये डिसकैलकुलिया जो हो सकता है आपका लेक्सिकल भी हो सकता है ना, ग्राफिकल और वर्बल, ये तीनों तरीके से होते हैं आपके डिसकैलकुलिया में आते हैं। इसमें क्या होते हैं कि जो बच्चे होते हैं उन्हें अंकों, संख्या, है ना, जो डिजिट है, नंबर, उनको समझने में क्या होती है, कठिनाई होती है ना। और वो उनको लेकर के उनके सूत्र हो गए, है ना, फॉर्मूले, उनके जो सिद्धांत है, इनको समझने में क्या है, बच्चों को परेशानी होती है। तो याद रखिएगा डिसकैलकुलिया, है ना। कैलकुलिया से आप याद रख सकते हैं कैलकुलेशन, है ना। तो कैलकुलेशन किस में करते हैं, मैथमेटिक्स में, है ना। तो गणित संबंधी जो अक्षमता है या फिर जो विकृति है अगर पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा कि गणित संबंधी जो विकृति होती है उसे हम डिसकैलकुलिया कहते हैं ना। तो इसको आप जरूर से याद रखिएगा कि गणित संबंधी जो अक्षमता होती है उसको हम डिसकैलकुलिया
कहते हैं। अगर हम इसके उपचार की बात करें तो इसमें हम बच्चों को डिसकैलकुलिया से किस तरह से उपचार कर सकते हैं, तो बच्चों को कंप्यूटर गेम्स का प्रयोग करके, है ना, जो कंप्यूटर होते हैं उसमें गेम्स का प्रयोग करके, नंबर डिजिट का उपयोग करके उन्हें सिखाया जा सकता है। इसके अलावा जो फ्लैश कार्ड है ना, जो फ्लैश कार्ड है इसका भी उपयोग करके हम बच्चों को क्या है, डिसकैलकुलिया संबंधित जो अक्षमता है उसको दूर करने की कोशिश कर सकते हैं। तो याद रखिएगा कि डिसकैलकुलिया जहां भी आपको दिखे तो वो आपके मैथमेटिकल यानी कि गणित संबंधी विकृति होती है ना। तो अगला देखते हैं, अगला है आपका यहाँ पे मौखिक संचार यानी कि वर्बल, मौखिक संचार संबंधी अक्षमता, है ना, जिसको हम वाक अक्षमता भी कहते हैं ना। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं आपके, पहला है आपका यहाँ पे अफेजिया, है ना। अफेजिया जो होता है एक तरह से क्या है, मौखिक भाषा को ग्रहण करने में कठिनाई होती है ना। आप बच्चों को जब किसी स्टेटमेंट को बोलते हैं तो उनको सुनने में या फिर उनको सुन करके समझने में क्या है, बच्चों को परेशानी होती है, दिक्कत होती है, तो उसे क्या कहेंगे हम, मौखिक संबंधित क्या है, उसे हम मौखिक संबंधित कठिनाई कहेंगे, जो कि आपके अफेजिया में आता है। तो याद रखिएगा कि मौखिक संबंधित जो अक्षमता है उसे हम क्या कहेंगे, अफेजिया, है ना। याद रखिएगा अफेजिया जो है बच्चों को मौखिक भाषा को ग्रहण करने में क्या होती है, परेशानी होती है। अगला जो है आपका यहाँ पे डिफेजिया या फिर डिस्फेसिया, क्या है, डिस्फेजिया या फिर डिस्फेसिया, दोनों एक ही है। ये आपका है वाक अक्षमता, है ना, वाक संबंधित अक्षमता यानी कि आपके मौखिक संचार के अंतर्गत वाक अक्षमता, जिसमें डिस्फेजिया और डिस्फेसिया आते हैं, है ना। इसमें क्या है, बालक विचार को अभिव्यक्त करने के समय कठिनाई महसूस करता है ना। बालक जो है अपने विचार को क्या है, अभिव्यक्त करने में उसको क्या होती है, परेशानी होती है, जिसके कारण वो अच्छे तरीके से अपने बातों को नहीं रख पाता है ना। इसके कारण जो है ब्रेन डैमेज होने का खतरा बना रहता है। तो याद रखिएगा कि डिस्फेजिया या डिस्फेसिया जो है ये वाक अक्षमता जो कि मौखिक संचार के अंतर्गत आते हैं, इसमें बालक जो है अपने विचार की अभिव्यक्ति यानी अपने विचारों को प्रकट करने में उनको क्या होती है, परेशानी होती है, कठिनाई होती है। इससे बच्चों में ब्रेन जो है डैमेज होने का खतरा बना रहता है। तो इस पॉइंट को आप याद रखिएगा कि डिस्फेजिया क्या होता है ना। अगला जो है आपका यहाँ पे अन्य विकृतियां, अन्य क्या क्या विकृतियां होती है, इससे भी एग्जाम में प्रश्न बनते हैं ना। तो यहाँ पे आपका है डिसऑर्थोग्राफिया, है ना। डिसऑर्थोग्राफिया क्या है, ये वर्तनी संबंधित, है ना, वर्तनी संबंधित जो विकार होते हैं उसको हम डिसऑर्थोग्राफिया कहते हैं। तो याद रखिएगा कि डिसऑर्थोग्राफिया यानी कि आपका ग्राफिया कहा जा रहा है, तो वर्तनी संबंधित जो विकार होते हैं उसको हम डिसऑर्थोग्राफिया कहेंगे। अगला जो है आपका यहाँ पे ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, है ना, ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर। तो ये ऑडिटरी यानी कि सुनने संबंधित, है ना। तो ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर जो है आपका श्रवण संबंधित विकार होता है ना। बच्चों को सुनने में परेशानी होती है, उसे हम क्या कहेंगे, ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, है ना। आपने देखा होगा कि आप जब बच्चों को कभी पढ़ाए होंगे तो कोई बच्चे जो होते हैं वो अगर आप किसी चीज़ को लिखा रहे हैं ओरली तो बोलते हैं कि एक बार और दोबारा रिपीट करिए करके, है ना। तो ये इस तरह के जो बच्चे होते हैं वो ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर के अंतर्गत आ सकते हैं ना, जो कि यानी कि श्रवण संबंधित विकार देखने को मिलते हैं। अगला जो है आपका यहाँ पे डिस्थीमिया, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है डिस्थीमिया। डिस्थीमिया जो होता है वो बच्चों में गंभीर तनाव की अवस्था आती है ना। गंभीर तनाव की अवस्था को क्या कहते हैं, डिस्थीमिया कहते हैं। तो इसको भी आप जरूर से याद रखिएगा। अगला जो है आपका यहाँ पे डिसऑर्डर जो दिया है वो है डिस्टोपिया। डिस्टोपिया क्या है, तो इसमें जो बच्चे होते हैं वो एक काल्पनिक दुनिया, है ना, एक काल्पनिक दुनिया, एक इमेजिनरी दुनिया में क्या है, जिसमें लोग अति दुखी और भयभीत जीवन जीते हैं। तो इस दुनिया में जो है बच्चे चले जाते हैं, कल्पनाएं करने लगते हैं
और क्या है, भयभीत होने लगते हैं। तो याद रखिएगा कि जो डिस्टोपिया है ये काल्पनिक दुनिया से संबंधित होते हैं ना। अगला जो आपका यहाँ पे दिया गया है अधिगम अक्षमता, जो कि आपका है ऑटिज्म, है ना। तो ऑटिज्म क्या होते हैं, तो ये होता है आपका एक विकास संबंधित विकार। प्रश्न पूछा जा सकता है कि विकास संबंधित विकार इनमें से कौन है करके, है ना। और 4 ऑप्शन में आपको जो जो आपका आंसर होगा उसमें ऑटिज्म दिया जा सकता है। तो याद रखिएगा कि ऑटिज्म जो होता है ये आपका एक तरह का विकास संबंधित क्या है, विकार होता है, जो किसी व्यक्ति के संचार, है ना, जो व्यक्ति के संचार, कम्युनिकेशन और स्व विनिमय और सामाजिक संपर्क कौशल को बाधित करता है। अर्थात बच्चे जो हैं अपने कम्युनिकेशन को क्या है, अच्छे तरीके से समाज में संपर्क स्थापित नहीं कर पाते हैं। तो ये आपके क्या है, ऑटिज्म संबंधित विकार होते हैं। यहाँ पे ऑटिज्म से संबंधित एक पॉइंट और याद रख सकते हैं कि ऑटिज्म जो है विश्व भर में ऑटिज्म दिवस आपका 2 अप्रैल को मनाया जाता है ना। तो 2 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, ऑटिज्म दिवस मनाया जाता है। विश्व ऑटिज्म दिवस 2 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला जो यहाँ पे आपका अगला जो डिसऑर्डर है वो है डिस्थीमिया, है ना। तो डिस्थीमिया क्या है, एक तरह का अवसाद है जो कि भावात्मक विकृति या फिर गंभीर तनाव की स्थिति है ना। तो डिस्थीमिया क्या है, एक तरह का अवसाद या फिर बच्चों में गंभीर तनाव की स्थिति को बनाता है। अगला जो आपका यहाँ पे जो डिसऑर्डर है वो दिया गया है आपका डिस्मेमोग्राफिया, है ना। डिस्मेमोग्राफिया क्या होता है, तो यह स्मृति संबंधित, है ना, स्मृति यानी कि याददाश्त संबंधित विकार होता है। तो याद रखिएगा डिस्मेमोग्राफिया जो होता है आपका स्मृति दोष, है ना। स्मृति दोष यानी कि मेमोरी में उनके मतलब याददाश्त संबंधित विकार जो होती है डिस्मेमोग्राफिया के अंतर्गत आती है। अगला जो आपका यहाँ पे विकार दिया गया है वो दिया है अवधान विकार। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना, इससे बनते हैं कि अवधान संबंधित विकार, है ना, जिसमें क्या है, बच्चे अभाव अति क्रियाशीलता विकृति, इसको हम क्या कहते हैं, बच्चों में क्या है, ध्यान संबंधित, है ना। आपने देखा होगा कि जब आप बच्चों को पढ़ाते हैं तो कोई बच्चे जो है बाहर की तरफ ध्यान से, बाहर आप इधर ब्लैक बोर्ड में पढ़ा रहे हैं और बच्चे जो है पीछे की तरफ या अपने आजू बाजू देखते रहते हैं ना, तो उनके क्या है, ध्यान नहीं लगा पाते। तो ये क्या है आपका अवधान विकार, है ना, यानी कि ध्यान अभाव अति स्वीकृति अति क्रियाशीलता विकृति, यानी कि इसे हम ADHD विकार भी कहते हैं ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये पूछा जाता है कि ADHD का फुल फॉर्म या फिर ADHD जो है वो किससे संबंधित विकार है। तो याद रखिएगा अवधान विकार है, यानी कि बच्चे जो है ध्यान के अभाव हो जाते हैं ना, बच्चे ध्यान देकर नहीं सुनते हैं। तो इसे हम अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर कहते हैं। क्या कहते हैं, अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर कहते हैं। तो इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगला जो है आपका यहाँ पे डिस्मेसिया, है ना। डिस्मेसिया क्या होता है, तो डिस्मेसिया है आपका चिंतन, स्मृति व निर्णय शक्ति में कमजोर हो जाना, है ना। तो डिस्मेसिया जो है बच्चों में चिंतन या फिर स्मृति और निर्णय लेने की जो शक्ति होती है वो कम हो जाती है। अगला जो आपका यहाँ पे अवधान है यानी कि वुलिमिया नार्वोसा, है ना। वुलिमिया नार्वोसा ये क्या है ना, तो ये एक भोजन संबंधित विकार है। क्या है, वुलिमिया नार्वोसा जो होता है एक तरह का भोजन संबंधित विकार होता है ना। आपने देखा होगा कि बच्चे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कोई इस सब्जी को नहीं खाएंगे, है ना, इस तरह से बच्चे क्या है सब्जियों को छांटने लग जाते हैं ना। तो ये एक तरह का क्या है, इसमें बुलिमिया नार्वोसा जो है इसी तरह का एक विकार है जिसमें बच्चों को भोजन संबंधित विकार होने को लगती है। अगला जो पॉइंट है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट कि अधिगम अक्षमता, है ना। जो अधिगम संबंधित अक्षमता है, इस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम
किसके द्वारा जो है किया गया है ना। तो अधिगम अक्षमता शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो है सैमुअल क्रिक ने, है ना, सैमुअल क्रिक ने 1963 में, कब किया, 1963 में सैमुअल क्रिक के द्वारा अधिगम अक्षमता शब्द का प्रयोग जो है किया गया। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि अधिगम अक्षमता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया। तो किनके द्वारा, सैमुअल क्रिक के द्वारा 1963 में अधिगम अक्षमता शब्द का प्रयोग किया गया। तो ये थी दोस्तों आपके अधिगम अक्षमता संबंधित विकार, जो कि आपके सीटेट एग्जाम और जितने भी टीचर भर्ती एग्जाम हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अक्सर इससे एक दो प्रश्न जो है पूछे जाते हैं और बहुत ही इजी प्रश्न होते हैं ना। तो इसको आप अगर एक बार अच्छे से रीड करेंगे और हमारी इस वीडियो को अगर एक बार अच्छे से ध्यान से सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगी, है ना, क्योंकि हमने इसमें आपको बार बार जो है वर्ड को बोलने की कोशिश की है ताकि आपको अच्छे से दिमाग में बैठ जाए और आपको अच्छे से याद हो जाए। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रश्न जो होंगे या फिर आपको ये थ्योरी समझ आई होगी। वीडियो बढ़िया लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, आप लोग लाइक नहीं करते और अपने सभी दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा, है ना, कि इससे सभी तक पहुंच सके और सभी जो है अच्छे से पढ़ सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।